देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के चुनाव का परिणाम 23 नवंबर यानी कल आ जाएगा। यानी आज की रात जो है वो नेताओं के लिए कयामत की रात है। और इस बीच लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, अमर कुमार बावरी हो या अन्य नेता जो भी हैं जो इस चुनावी समर में हैं, वो कल का दिन और आज का दिन पूरी तरह से रिलैक्स मूड में रहे। हालांकि पूरे राजनीतिक गलियारे में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से तूफान के पहले की शांति होती है, उसी तरह से राजनीतिक गलियारे में आज का दिन पूरी तरह से शांति शांति ही दिखाई दिया। कहीं से किसी तरह की बातें सामने नहीं आई। हालांकि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि 59 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रही है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बना रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी जमकर कटाक्ष उन पर किया है। हालांकि बयानों की तीर तो चली, लेकिन जमीनी हकीकत है कि कई बड़े चेहरे भी इस चुनाव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक कोई भी ये साफ तौर पर नहीं कह सकता है कि चुनाव जंग में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आ रही है। हालांकि 3 सर्वे ने दिखाया है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत है और 3 सर्वे ने दिखाया है कि इंडिया गठबंधन को है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो, यानी जनता जिस तरह से चुप्पे चुप वाला मतदान की है और खुलकर सामने नहीं आई है, इसको लेकर के भी एक सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार फिर से हैंग असेंबली होने जा रही है झारखंड में, या फिर तोड़फोड़ की राजनीति होगी, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, या फिर 2005 की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने जो है मतगणना को लेकर पुख्ता तैयारी कर ली है। सुबह 8 बजे से जो है मतगणना प्रारंभ हो जाएगा। 24 केंद्रों पर, जो पूरे राज्य में 24 केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मतगणना होगी। और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। और पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी। 8:30 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जैसा कि के रवि कुमार, जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं झारखंड के, उन्होंने जो दावा किया है कि शाम 4 बजे तक उम्मीद है कि रिजल्ट सामने आ जाए। जहां पर कम राउंड की गिनती होनी है वहां पर पहले चुनाव परिणाम आएंगे और ज्यादा राउंड वाले में लेट से परिणाम आएंगे। सबसे कम 13 राउंड में गिनती पूरी होगी तोरपा विधानसभा की, जाहिर है वहां पर सबसे पहले परिणाम आएंगे। और सबसे ज्यादा 27 राउंड की गिनती चतरा में होगी, वहां पर सबसे अंत में परिणाम आएंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा को लेकर के भी जो मतदान केंद्र है वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। और साफ तौर पर कह दिया गया है कि मोबाइल लेकर के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि पत्रकारों को भी 1-2 बार सिर्फ अंदर का विजुअल लेने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद वो भी कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकेंगे। इस बीच जैसे ही मतदान खत्म होते हैं 20 तारीख को, यानी 21 और 22 का दिन, 2 दिन जो है सभी राजनीतिक दल के नेता लगातार अपने कार्यकर्ताओं से रुझान लेते रहे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते रहे, कहां कहां क्या स्थिति है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज विस्तारकों के साथ बैठक भी की। इसी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही जो है सो वेबिनार के माध्यम से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मैया योजना इस चुनाव में हावी रही, या फिर जो बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी का मामला लेकर के, भ्रष्टाचार का मामला लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर धावा बोल रही थी, वो काम आया। क्या बिजली बिल की माफी, जनता ने जो है उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को माफ करते हुए सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में मतदान किया, यानी सत्ता पक्ष के मतदान में किया,
या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है, झारखंड में लगातार देखा गया है 2005 से लेकर 2009 के चुनाव में कि 50% विधायक जो है सो वो सलट जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं। क्या वो स्थिति बनती है? तो इन सारे समीकरणों को देखने के बाद जो चीजें समझ में आ रही है और जिस तरह से महिलाओं का वोट परसेंट 2 से 2.5% वोटिंग ज्यादा हुआ है, वो भी कुछ और बयां कर रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह से अगर देखा जाता है कि महिलाओं का वोट मैया सम्मान से बढ़ रहा है, तो यह भी अतिशयोक्ति होगी, कहना अतिशयोक्ति होगी। लगातार कई महिलाओं से बातें हुई, कईयों ने कई तरह की बातें कही। फील्ड रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टर्स से आए वो सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना सिर्फ मैया सम्मान योजना के कारण से है। कई बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और पहली मर्तबा, जैसा कि 2019 के चुनाव में क्लियर कट था कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इस बार वो भी उस तरह से दिखाई नहीं दिया है कि सरकार के खिलाफ खुलकर एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर दिखाई दी है। और उसका जो है वो जो परिणति होगी उसका, वो चुनाव परिणाम पर दिखाई देंगे। जो कल चुनाव परिणाम आएंगे उस पर वो चीजें दिखाई देगी कि कितने विधायकों पर एंटी इनकम्बेंसी हावी है। अगर सीधे तौर पर प्रमुख चेहरों की बात की जाए तो उसमें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीट निकल रहा है, कल्पना सोरेन का सीट निकल रहा है, लेकिन टक्कर है। बाबूलाल मरांडी का सीट निकल रहा है, अमर कुमार बावरी का सीट निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां पर भी टक्कर है। उसी तरह से बन्ना गुप्ता और सरजू राय के बीच में जमशेदपुर पश्चिमी की सीट में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। चंपाई सोरेन का सीट भी निकलता हुआ दिख रहा है, गीता कोड़ा का सीट निकलता हुआ दिख रहा है, झरिया में कांटे की टक्कर है। धनबाद की सीट भाजपा के पक्ष में आती हुई दिख रही है। कई सीटें हैं जहां पर टक्कर है। इरफान अंसारी जो जामताड़ा से, वहां पर सीता सोरेन के साथ उनकी कड़ी टक्कर है। दीपिका पांडे और अशोक भगत के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। महगामा में राजमहल में भाजपा को नुकसान होने की बातें कही जा रही है, तो देवघर में भी भाजपा को नुकसान की बात कही जा रही है। जिन ट्राइबल सीटों पर पिछले मर्तबा जो है सो 28 में से 26 सीटें इंडिया गठबंधन ले गई थी, इस बार उसमें उलटफेर होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर की कई सीटों पर जो भाजपा के खाते में नहीं आई थी, भाजपा वहां बढ़त बनाने जा रही है। उसी तरह से कोल्हान में भी जो है ग्राफ जो है भाजपा का बढ़ने जा रहा है। ये सारी बातें सामने आ रही। हालांकि दावेदारी जो की गई है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि संथाल और कोल्हान में भाजपा का सुपरा साफ है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावेदारी की है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस बात की ओर संकेत दे रहा है, इस बात की ओर ताकीद कर रहा है कि जो स्थिति बनने वाली है वो कहीं ना कहीं। हमारे साथ चंदन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है। चंदन मिश्रा जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी धन्यवाद, बोलिए। चंदन जी, जो एग्जिट पोल आए हुए और कल मतगणना होनी है, आप लगातार झारखंड की राजनीति को पिछले 3 दशक से देखते आ रहे हैं। जब एकीकृत बिहार था उस समय भी आप यहाँ की राजनीति को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। क्या दृश्य दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अब तो एग्जिट पोल और मुख्य नतीजों के बीच में अब चंद घंटों का फासला रह चुका है। लेकिन कई बार एग्जिट पोल जो है संकेतक होते हैं, संकेत देते हैं कि चुनाव परिणाम किस दिशा में जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल कई बार फेल भी हुए हैं। हाल के दिनों में हरियाणा के मामले में देखें तो हरियाणा में पूरी तरह एग्जिट पोल फेल हो गए। जब कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही थी, एग्जिट पोल में बन गई बीजेपी की सरकार। लोकसभा चुनाव में भी सभी लोगों ने कहा था कि 350 से ज्यादा सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन को, लेकिन 240 सीटें ही भाजपा को आई, बाकी मिला के। तो कहने मतलब एग्जिट पोल को हम 100% परफेक्ट नहीं मानते, है ना, क्योंकि जब 2 बार हाल के दिनों में ही बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल ने जो कहा है सही है। हाँ, संकेत माने जा सकते हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि इस बार मुझे लग रहा है कि 2019 का जो चुनाव परिणाम था वह 2024 में रिपीट होगा। मुझे इसका थोड़ा इससे मैं मतभेद रखता हूं, इसलिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन में थी, वर्स्ट परफॉर्मेंस था उसका, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जी, है ना जी। लेकिन अब चूंकि कोई सरकार 5 साल रह जाती है
तो कई चीजें उसका पीछा करती हैं, कुछ अच्छाइयां उसका साथ देती हैं, तो उसकी जो बुराइयां होती है जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो उसका पीछा करती हैं। तो इस सरकार भी जो है इस पीछाकरण से नहीं जो पीछे है, और एंटी इनकम्बेंसी तो जाहिर है कि सरकार के साथ रही है। इसलिए कोल्हान में और संताल परगना इलाके में जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बहुत ही कमजोर रही, खास करके कोल्हान में तो सिफर ही रहा, एनडीए का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार ऐसे संकेत हैं, अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से, कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन वहां अपना खाता खोल सकती है और कुछ सीटें ठीक ठाक आ सकती हैं। तो छोटनागपुर में भी कई सीटें एनडीए गठबंधन ने लूज की थी 2019 में, लेकिन कई सीटें वो रिकवर कर रही है, कई सीटें मिल रही हैं। हो सकता है कुछ सीटें पुरानी खो दे, नई सीटें आए, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें ज्ञानरंजन, तो मुझे लगता है कि 2019 का रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कि ये मुकाबला कांटे का हो सकता है कि एनडीए गठबंधन को इस बार थोड़ा एज मिल सकता हो, इसकी संभावना ज्यादा है। और अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें आएंगी, जैसा 2019 में अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा, तब तो सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ऐसी सीटें नहीं आ रही हैं कांग्रेस पार्टी को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो जिसका अनुमान है कि सीटों का जो है नुकसान हो सकता है इनको, तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि एनडीए को एज मिल सकता है और एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर इनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी मिलकर अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म कर गए, तो फिर इनको सरकार बनाने से कौन रोकेगा। लेकिन परिस्थितियां सब कुछ ऐसा अनुकूल है, मैं नहीं मानता हूँ। मैया योजना का इफेक्ट कितना देख रहे हैं आप? नहीं, मैया योजना का इफेक्ट है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि, देखिए, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है बढ़ा है कई इलाकों में, है ना, और कई विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन कुछ इलाकों में पुरुषों का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ट्राइबल इलाकों में कहा जाता था कि मैया योजना का लाभ, तो ट्राइबल इलाके में भी पुरुषों का वोट प्रतिशत बढ़ा, महिलाओं का घटा है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैया योजना का सब जगह सब असर पड़ा। लेकिन हाँ, नई योजना आती है जिससे जो वोटर है, मतदाता है, उनको सीधे लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा है कि पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को या चुनावी अभियान को एकदम बिल्कुल राउंड 180 डिग्री पे मोड़ दे या 360 डिग्री पे मोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। जहां इनका प्रभाव क्षेत्र रहा वहां उसको लाभ मिल सकता है, कुछ एडवांटेज हो सकता है, मिला ही होगा, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह चुनाव परिणाम को पूरी तरह प्रभावित करेगा, इससे मैं इनकार करता हूँ। जयराम फैक्टर को किस रूप में देख रहे हैं आप? हाँ, जयराम फैक्टर को हम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में जयराम फैक्टर ने अपना असर दिखाया था। ठीक है, उन्हें सीटें हासिल नहीं हुई, लेकिन पूरे राज्य में जितने जगह चुनाव लड़े उन्होंने काफी अच्छे, लगता है 5.5-6 लाख से ज्यादा, 8.5 लाख वोट उनको आया था। 8.5 लाख वोट आए। 8.5 लाख वोट लाना किसी नई पार्टी का, नए संगठन का, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको आप खारिज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। अब विधानसभा में ये पूरी शिद्दत के साथ लड़े हैं, कई सीटों पर बिल्कुल इन्होंने कई त्रिकोण बनाने में सफलता पाई है, और कई सीटों पर ऐसे स्थिति पैदा की है कि वो सामने वाले प्रतिद्वंदी से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जयराम फैक्टर इस चुनाव में बहुत असर करेगा। हो सकता है कि जयराम महतो स्वयं सीट जीत जाएं जहां पे लड़ रहे हैं, या फिर अपने कुछ साथियों को जिता दें, और नहीं भी जिता पाए तो इतना तय है कि वो उनका वोट प्रतिशत इतना रहेगा कि वह जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियां हैं, उनको उनके चुनाव परिणाम को प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मामला लेकर के जो भाजपा चली थी, वो कितना फायदेमंद भाजपा के लिए रहा है? देखिए, कुछ इलाकों में तो इसका असर देखा गया है, खास करके जिस इलाकों में लोगों ने इसका जो प्रभाव देखा है, जो लोग उसका दंश झेल रहे हैं, उस इलाके में इसका असर दिखा है। ऐसा नहीं है, इसे आप खारिज नहीं कर सकते, है ना। डेमोग्राफी चेंज का मसला जो है वह राज्य के संथाल परगना के अलावा कई और जिलों में दिखाई पड़ता है, और उसके चलते मतदाताओं पर इसका असर पड़ रहा है। शहरी मतदाता भी इस बात को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रखा था कि ये जो घटना हो रही है, ये जो मामला चल रहा है, यह देश के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है।
इसलिए जब वोट डालने जाते हैं, खासकर वैसे लोग, उस प्रभावित और पीड़ित क्षेत्र के लोग, तो इस बात का जरूर ध्यान में रखते हैं कि ये जो घुसपैठियों का मामला है वह आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है तो इसका असर दिखाई पड़ा है। अब तो चुनाव परिणाम बताएगा कि कितना असर पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इलाकों में डेमोग्राफी चेंज का मामले का असर दिखाई पड़ा है। चंदन जी, 2005 आपको याद होगा है, जो एयरपोर्ट पर जो स्पेशल विमान लगे रहते थे, जी। और जो स्थिति अभी आ रही है, जो एग्जिट पोल आए हैं उससे इतर अगर हम लोग जनता के बीच से जो बातें सुनकर आई है, उसमें ये लग रहा है कि सीधे तौर पर बहुमत की ओर कोई भी गठबंधन जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। तो ऐसे में क्या वो जो सीन देखे थे हम लोगों ने 2005 में, वो सीन फिर से दोहराने की उम्मीद दिख रही है, आपको लग रही है? देखिए, आजकल सत्ता के लिए कोई भी खेल होता है, हमने देखा भी है, आपने भी देखा। उस समय हम लोग बिल्कुल सक्रिय रूप से पत्रकारिता के उस दौर में थे जब यहाँ पे पल पल की, उस समय व्हाट्सएप का जो है ये जमाना नहीं था, है ना। जो नेटवर्क का मसला था वो बहुत ही आज की अपेक्षा बहुत खुद का नेटवर्क ज्यादा बढ़िया होता था रिपोर्टरों का। रिपोर्टर मौके पे पहुंचते थे, पल पल की जानकारी लेते थे। इसलिए मुझे याद है वो घटना जो आपने जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में ठीक है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हम उससे ज्यादा समृद्ध हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी गठबंधन जो है आगे बढ़कर काम करता है। अगर लगेगा किसी गठबंधन वो कि हम सत्ता के करीब हैं और हमारी कुछ सीटें घट रही है, तो इसके लिए कोई भी तिकड़मबाजी हो सकती है और होती रही है। ऐसा नहीं है कि अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने कई राज्यों में देखा कि सरकार बदलने या सरकार बनाने के लिए काफी उलटफेर होते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसका नाम हम लोग जानते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में से कहा जाता है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं ये पीछे नहीं हटेंगे। ये गतिविधियां मुझे लगता है कि और तीव्रता से सामने आएंगी और कोई भी दल धन बल बाहुबल का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में बहुमत बनाने के लिए कोई भी हथियार अख्तियार कर सकता है और करेगा ही। अगर एक घटक को लगेगा कि 3-4 सीटें उससे घट रही हैं, 3-4 विधायकों की जरूरत है, तो सामने वाले पर चारा डालेगा, उसे पकड़ेगा, फंसाएगा, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। अब इसमें जो बलशाली होगा, जो ज्यादा विधायक तोड़ने में सफल होगा, बड़े ग्रुप को तोड़ पाने में सफल होगा, वो अपनी सरकार बना लेगा। तो एक स्वाभाविक बात है कि ये चीजें होंगी। फिर विधायकों को छिपाने का, विधायकों को रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। क्या क्या होगा ये कहना, अब तो परिणाम पर ही असर दिखाई पड़ेगा कि अगर परिणाम अनुकूल नहीं होता है, किसी एक गठबंधन को या किसी एक दल को बहुमत नहीं आता है, तो कोई भी परिस्थिति पैदा होगी और हम सब लोगों को कम से कम परिणाम आने तक इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम संकेत दे देगा कि राज्य में क्या होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा को आपने सुना। उनका भी मानना है कि स्पष्ट रूप से किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं आ रहा, कांटे की टक्कर है। अब इंतजार करते हैं, कल 8 बजे से जो है 23 नवंबर को 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 8:30 के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी तो वो उतना प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन 10 बजे के बाद से आपको प्रभाव तो दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या मैया ने काम किया या बांग्लादेशी घुसपैठ ने सरकार को ले डुबाया, या फिर डेमोग्राफी चेंज का मामला, या भ्रष्टाचार का मामला, या फिर बिजली बिल का मामला हावी हुआ। ये सारे कुछ पता चल जाएंगे। लेकिन इस बीच सभी नेताओं की सांसें अटकी हुई है। राजनीतिक गलियारे में तूफान सी शांति बनी, तूफान के आने से पहले सी शांति बनी हुई है। अब परिणाम किसके पक्ष में जाता है इसका इंतजार कीजिए। कल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमेशा अपडेट करते रहेंगे क्या स्थिति है। हर पल की खबर आपके सामने रहेगी। हमारे संवाददाता सभी जगह से जुड़े रहेंगे। हम कई अतिथियों के साथ भी जुड़ेंगे, कई वरिष्ठ पत्रकार होंगे, कई पार्टी के नेता होंगे। सबके साथ हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और चुनाव के परिणाम जो आएंगे उस परिणाम के अंदर की चीज़ें क्या है ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।